हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को शुभ संध्या। तो जल्दी से आप सब लोग बताइए कि जो अभी तक पढ़ा हुआ है वो सब कुछ याद है ना? तो यदि याद है तो फिर उसको और बढ़ाना है, इस सीरीज को हम लोगों को और आगे लेकर चलना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए भित्तियां, ये शब्द तो सभी लोगों ने अपनी लाइफ में सुना होगा। भित्तियां, दीवार, और यहाँ पर रीफ लिखा हुआ है, इससे बहुत ज्यादा अलग मत समझिएगा। ये टेक्निकल वर्ड यानी कि यहाँ पर ज्योग्राफी का ये वर्ड यूज हुआ है रीफ इंग्लिश में, लेकिन इसका मतलब तो वॉल ही है ना, इसका मतलब तो दीवार ही है। भित्ति का मतलब क्या हो गया? दीवार हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि जो दीवार है ये कैसे बन रही है। तो किसकी दीवार है? ये दीवार है प्रवाल की। किसकी दीवार है? प्रवाल की। प्रवाल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरल बोलते हैं। है क्या ये प्रवाल? प्रवाल एक समुद्री जीव है। क्या है ये? समुद्री जीव है। प्रवाल क्या है? समुद्री जीव है, और जिसमें अधिकता पाई जाती है किसकी? चूने की। किसकी अधिकता पाई जाती है? चूने की अधिकता पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं चूने की अधिकता वाला, है ना, चूने की अधिकता रखने वाला, चूने की अधिकता रखने वाला जीव है ये। चूने की अधिकता मिलेगी। प्रवाल है समुद्री जीव, चूने की अधिकता रखने वाला जीव है। और ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको उष्ण कटिबंधीय। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको उष्ण कटिबंधीय सागरों में या उष्ण कटिबंधीय समुद्रों में। उष्ण कटिबंधीय समुद्री क्षेत्र जो है वहां पर आपको ये मिलेगा। तो कहां पर मिलेगा? उष्ण कटिबंधीय समुद्री क्षेत्र में, यानी कि ट्रॉपिकल ओशियन, या फिर आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल सी जोन में मिलेगा। ये कहां से कहां तक होगा? 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ का जो रीजन होता है, यानी कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग, आप जानते हैं ना, क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय। चूंकि समुद्री जीव है तो उष्ण कटिबंधीय समुद्री क्षेत्र में मिलेगा, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के क्षेत्र में मिलेगा। अच्छा, ये जो प्रवाल है इसके लिए कितने डिग्री टेम्परेचर उपयुक्त होता है? कितने डिग्री का जो तापमान है ये आसानी से सह सकता है, वियर कर सकता है? तो इसके लिए जो उपयुक्त तापमान होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं सुटेबल टेम्परेचर, उपयुक्त तापमान, इसके लिए हम लोग कहेंगे सुटेबल टेम्परेचर कितना है, उपयुक्त तापमान कितना है। तो आप ध्यान रखिएगा 20 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। यदि 20 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, इससे ज़्यादा बढ़ता है तो समस्या भी हो सकती है। क्या क्या समस्या होगी? तो यहाँ पर आप देखिएगा, प्रवाल आपने देखा कि समुद्री जीव है, उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र में मिलेगा। 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र होता है वहां पर आपको ये मिलने वाला है। चूने की अधिकता रखने वाला जीव है। इसके लिए उपयुक्त तापमान कितना है? 20 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस। ये जो प्रवाल है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। प्रवाल जो है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। जब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा तो क्या कहलाएगा? स्वयं भोजन निर्माण नहीं। स्वयं भोजन निर्माण नहीं। जब स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करेगा, स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करेगा तो ऐसे जीव को आप क्या कहेंगे? ऐसे जीव को जो स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते हैं उन्हें आप कहते हैं परपोषी। उन्हें आप क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। और आप इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको आप इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रॉप। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप बोलते हैं। तो यहां पर आपने सीखा कि जो प्रवाल है ये स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करता है, यानी कि स्वपोषी नहीं है। क्या है? परपोषी है, हेट्रोट्रॉप है। क्या है ये? हेट्रोट्रॉप है। क्लियर हुई ये बात? ये बात क्लियर हुई? तो प्रवाल अपना भोजन कैसे प्राप्त करेगा? तो प्रवाल किसी ना किसी के साथ क्या करेगा? कॉम्बिनेशन रखेगा, किसी ना किसी के साथ दोस्ती रखेगा। और ये किसके साथ दोस्ती रखता है? जू जेंथली के साथ रखता है। किसके साथ रखता है? जू जेंथली के साथ रखता है। तो प्रवाल के ऊपर जू जेंथली नामक एक जीव आ जाता है। जू जेंथली नामक एक जीव आ जाता है। जू जेंथली को आप समझिएगा ये क्या है? जू जेंथली है शैवाल। जू जेंथली कौन है? जू जेंथली है शैवाल। प्रवाल के साथ एक जीव आ जाता है जू जेंथली, और जू जेंथली क्या है? शैवाल है। यहाँ पर ये जो शैवाल है, एल्गी है, ये किस रंग का है? ये हरे रंग का है। कैसे रंग का है? हरे रंग का है। तो हरे रंग से आप समझ गए होंगे, हरे रंग का शैवाल है, हरे रंग से आप समझ गए होंगे कि ये क्या करेगा? ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करेगा। क्लोरोफिल है ना इसके अंदर, क्लोरोफिल है तो ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेगा। हरे रंग का होने के कारण ये क्लोरोफिल युक्त है।
अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेगा, अपने भोजन का निर्माण ये स्वयं करेगा, इसलिए जूजेंथली क्या कहलाएगा? स्वपोषी कहलाएगा। जूजेंथली क्या कहलाएगा? स्वपोषी कहलाएगा। इसको आप बोलेंगे ऑटोट्रॉप। क्या बोलेंगे इसको आप? ऑटोट्रॉप बोलेंगे, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप बोलेंगे। जूजेंथली प्रवाल पर आकर रहता है, यानी कि प्रवाल पर आश्रित रहता है, और प्रवाल जूजेंथली से क्या प्राप्त करता है? भोजन प्राप्त करता है। तो हम यहां पर कहेंगे कि जो प्रवाल है ये जूजेंथली को क्या करता है? ये आवास प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आवास प्रदान करता है, आश्रय देता है। और जूजेंथली प्रवाल को क्या देता है? जूजेंथली प्रवाल को भोजन देता है। अब देखिए, जूजेंथली को रिक्वायरमेंट थी किसकी? आवास की, आश्रय की। तो आश्रय मिला प्रवाल पर रहने से, प्रवाल पर आकर उसको आश्रय मिला, और जूजेंथली अपना भोजन स्वयं निर्मित कर रहा था, भोजन का निर्माण कर रहा था। प्रवाल को भोजन की आवश्यकता थी क्योंकि यह भोजन का निर्माण नहीं कर पा रहा था, परपोषी था, इसलिए जूजेंथली ने अपना भोजन प्रवाल को भी दिया। प्रवाल ने कहा, जूजेंथली तुम मेरे को भोजन प्रदान कर रहे हो, भोजन जीव की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। तो जैसे ही प्रवाल ने कहा जूजेंथली को कि तुम मुझे भोजन प्रदान कर रहे हो, इसका मतलब है तुम मुझे क्या पहुंचा रहे हो? तुम मुझे लाभ पहुंचा रहे हो। तुम मुझे क्या पहुंचा रहे हो? लाभ पहुंचा रहे हो। तो प्रवाल को जूजेंथली के साथ रहने पर क्या होता है? मैं इसको अलग से दिखा रहा हूं आपको। प्रवाल को जूजेंथली के साथ रहने पर, जूजेंथली क्या है? जूजेंथली एक हरे रंग का शैवाल है, जो कहां मिलेगा आपको? जो मिलेगा आपको समुद्र में। कहां मिलेगा? समुद्र में। प्रवाल को जूजेंथली के साथ रहने पर क्या होता है? लाभ मिलता है। क्या मिलता है? लाभ मिलता है। प्रवाल को जूजेंथली क्या पहुंचाता है? लाभ पहुंचाता है, प्रॉफिट पहुंचाता है। प्रॉफिट को हम लोग दिखाएंगे प्लस से। और प्रवाल जूजेंथली को क्या करता है? आवास देता है। तो इसको भी ये क्या कर रहा है? लाभ दे रहा है। तो आप देखिए यहां पर कॉम्बिनेशन बना जिसमें कि दो जीव हैं, प्रवाल है, जूजेंथली है, जो एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे हैं? लाभ पहुंचा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ रह रहे हैं। तो जब दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए, प्रॉफिट पहुंचाते हुए साथ साथ रहेंगे, तो ऐसे जीवों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे जीवों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे सहजीविता। ऐसे जीवों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? सहजीविता कहेंगे। और इसको आप दूसरा नाम और भी देते हैं, सहोपकारिता। यानी कि साथ रहते हुए एक दूसरे के लिए क्या करना? उपकार करना, सहोपकारिता कहलाता है ना? सहोपकारिता कहलाता है, सहोपकारिता। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सिम्बायोटिज्म। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सिम्बायोटिज्म बोलेंगे। तो यदि आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रवाल और जूजेंथली किस प्रकार के संबंध में रहते हैं, किस प्रकार से संबंधित हैं, तो आप कहेंगे सहजीविता है इनके बीच में, इनके बीच में सहोपकारिता है, इनके बीच में सिम्बायोटिज्म है। यानी कि प्रवाल और जूजेंथली दूसरे को क्या पहुंचा रहे हैं? लाभ पहुंचा रहे हैं। इतनी बात आपने अच्छे से समझ ली कि नहीं समझ ली? जूजेंथली कैसा है? हरे रंग का है। और प्रवाल जो है ये कैसा है? तो आइए मैं पीछे स्लाइड में आपको दिखाता हूं कि प्रवाल क्या है। चूने की अधिकता वाला समुद्री जीव है। तो आप मुझे बताइए जिसमें चूने की अधिकता होगी वो कैसा दिखेगा? तो आप कहेंगे सफेद रंग का दिखेगा। कैसा दिखेगा? सफेद रंग का दिखेगा। ये कैसा दिखता है? सफेद रंग का दिखता है। अब इसके ऊपर जूजेंथली के जो कि हरे रंग का है आ जाने से, समुद्री जल है, जूजेंथली जो कि हरे रंग का शैवाल है, वो आ जाने से जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये बहुत ही अच्छा सुंदर रंगीन दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। गॉट इट? इतनी बात आपने समझ ली। अब हम लोग और चीजें देखते हैं। जो प्रवाल है बहुत कम गहराई पर मिलने वाला जीव है। प्रवाल यानी कि जो कोरल है ये बहुत कम गहराई पर मिलने वाला जीव है। यानी कि आप इसके लिए पहला पॉइंट याद रखिएगा, कम गहराई पर मिलने वाला जीव, कम गहराई पर मिलने वाला जीव, कम गहराई पर मिलने वाला समुद्री जीव है। ठीक है, कम गहराई पर मिलने वाला समुद्री जीव है, मिलने वाला समुद्री जीव है। ये बहुत अधिक टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ये बहुत अधिक टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और बहुत अधिक ही प्रदूषण नहीं बर्दाश्त कर पाता है। कम गहराई पर मिलने वाला समुद्री जीव है और ये ऐसे स्थान पर रहता है जहां पर सेडिमेंट नहीं होगा, यानी कि अवसाद रहित। अवसाद रहित का मतलब होता है जहां पर बिल्कुल भी सेडिमेंट ना हो, यानी कि सेडिमेंट नहीं होना चाहिए, सेडिमेंट लेस, है ना, सेडिमेंट लेस, अवसाद रहित समुद्री क्षेत्र में पाया जाने वाला, अवसाद रहित समुद्री क्षेत्र में मिलने वाला जीव है। समुद्री क्षेत्र में मिलता है, ठीक है ना, समुद्री क्षेत्र में मिलता है। अब यदि अवसाद आएगा यानी कि सेडिमेंट आएगा, प्रदूषण आएगा, मतलब कि वेस्टेजेस आएगा, तो वेस्टेजेस आने से इसका मुंह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यदि क्या मिलेगा? यदि समुद्री क्षेत्र में, यदि समुद्री क्षेत्र में अवसाद आ रहा है, अवसाद का मतलब है
यदि समुद्री क्षेत्र में क्या आ रहा है, प्रदूषण आ रहा है, यदि समुद्री क्षेत्र में क्या आ रहा है, प्रदूषण आ रहा है, अवसाद आ रहा है। देखिए मैं इसको लिख के बताता हूं पूरा अच्छे से। यदि समुद्री क्षेत्र में क्या आ रहा है, अवसाद आ रहा है, यानी कि प्रदूषण आ रहा है, अवसाद आ रहा है, प्रदूषण आ रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण आ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा, तो फिर इसका मुंह बंद हो जाता है, इसका मुंह बंद हो जाता है। समुद्री क्षेत्र में अवसाद या प्रदूषण या तापमान के आने पर, प्लस का मतलब है आने पर, क्या होगा, समुद्री क्षेत्र में जहां पर ऐसा हो रहा है वहां पर जो प्रवाल मिलेंगे, प्रवालों का मुख क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बेटा जब किसी का मुख बंद हो जाएगा तो भोजन तो पहुंच नहीं पाएगा, प्रवालों का मुख क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे कि प्रवाल क्या हो जाते हैं, जिससे कि प्रवाल मृत हो जाते हैं। रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है प्रवालों की मृत्यु। रिजल्ट क्या आता है, प्रवालों की मृत्यु। अब देखिए जो प्रवाल मृत होता है उसके ऊपर दूसरा प्रवाल आ जाता है, जो प्रवाल मृत होता है उसके ऊपर क्या होता है, दूसरा प्रवाल आ जाता है, प्रवाल के ऊपर दूसरा प्रवाल, तीसरा प्रवाल, इस तरीके से प्रवालों की एक सीरीज बनती जाती है। एक क्या बनता जाता है, एक भित्ति बनती जाती है, कह सकते हैं एक, आप देखेंगे ऑर्डर बनता जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल के ऊपर दूसरा प्रवाल आ जाता है, मृत प्रवाल के ऊपर, मृत प्रवाल के ऊपर, मृत प्रवाल के ऊपर दूसरा प्रवाल, दूसरा प्रवाल, और ये जो सीरीज है चलती रहती है, दूसरा प्रवाल, और क्रमशः ऐसा होते रहने से, क्रमशः ऐसा होते रहने से, मतलब अब दूसरे के ऊपर तीसरा आ जाएगा, ऐसा होते रहने से, ऐसा होते रहने से क्या होगा, ऐसा होते रहने से प्रवालों की एक श्रृंखला बन जाती है, प्रवालों की एक श्रृंखला तैयार हो जाती है, प्रवालों की एक श्रृंखला, या आप इसको बोलेंगे भित्ति बन जाती है, प्रवालों की एक श्रृंखला, या फिर आप बोलेंगे एक दीवार बन जाती है, और प्रवालों की यह श्रृंखला या दीवार ही क्या कहलाती है, प्रवाल भित्ति कहलाती है। तो आई होप कि आपने बहुत ध्यान से इसको समझ लिया होगा। प्रवाल भित्ति बन जाती है यानी कि कोरल रीफ बन जाती है, क्या बन जाती, कोरल रीफ बन जाती है। गॉट इट। प्रवाल जो कि मृत हो चुका है उसके ऊपर दूसरा प्रवाल आएगा, कौन आएगा, दूसरा प्रवाल आएगा, प्रवाल जो कि मृत हो चुका है उसके ऊपर दूसरा प्रवाल आएगा, और ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे आते हैं, क्रमशः ऐसा होते रहने से क्या होगा, क्रमशः ऐसे होते रहने से प्रवालों की एक श्रृंखला या दीवार तैयार हो जाती है, जिसको हम लोग प्रवाल भित्ति या फिर हम लोग क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। बात समझ गए। नेक्स्ट इसी में देखिएगा आप, जो प्रवाल होती हैं या प्रवाल भित्ति होती है, यहां पर पोषक तत्व तो है ही हैं क्योंकि चूने की अधिकता है। प्रवाल जो है या प्रवाल भित्ति जो है इसमें पोषक तत्व तो है ही हैं। तो जो प्रवाल भित्तियां होती हैं ये जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा फेमस होती हैं। प्रवाल भित्तियां जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध होती हैं। क्या होती हैं, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध होती हैं। किसके लिए फेमस होती हैं, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध होती हैं, ठीक ना, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध होती हैं। और क्या होगा, जब जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध होंगी और ये समुद्रों में पाई जा रही हैं, और आप जानते हैं मैंने आपको पढ़ाया है, याद करिए कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ मिलती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में या भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को हम लोगों ने नाम दिया था, इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम लोगों ने नाम दिया था जैव विविधता के भंडार। क्या नाम दिया था, जैव विविधता के भंडार नाम दिया था कि नहीं। जो लैंड में आप देखेंगे, लैंड यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखेंगे, टेरेस्ट्रियल पर देखेंगे तो जैव विविधता की जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ मिलती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिलती है। तो इनको हम लोग कहते हैं जैव विविधता के भंडार। अब यहाँ पर जो प्रवाल भित्तियां हैं ये कहाँ बन रही हैं, ये समुद्रों में बन रही हैं। कहाँ पर बन रही हैं, समुद्रों में बन रही हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं समुद्री वर्षा वन। अब आप समझ सकते हैं कि समुद्री वर्षा वन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर भी जैव विविधता बहुत ज्यादा मिल रही है, और इन्हें क्या कहा जाता है, समुद्री क्षेत्र का हॉट स्पॉट कहा जाता है। समुद्री क्षेत्र का क्या कहते हैं, समुद्री क्षेत्र का हॉट स्पॉट कहते हैं। क्या आप इतनी बात अच्छे से समझ गए, समुद्री क्षेत्र का इनको क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। गॉट इट। समुद्री क्षेत्र का इनको क्या कहते हैं, आप हॉट स्पॉट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि तापमान बढ़ता है, यदि तापमान बढ़ता है, यदि तापमान बढ़ेगा, या फिर आप कहेंगे यदि प्रदूषण बढ़ेगा,
प्रदूषण बढ़ने से, अवसाद बढ़ने से, तापमान बढ़ने से, प्रदूषण बढ़ने से, अवसाद बढ़ने से, यानी कि इन सब के बढ़ने से क्या होगा, इन सब के बढ़ने से जो जू जैंथली है, जू जैंथली है, इसका रंग कैसा हो जाता है, जू जैंथली का रंग खो जाता है या जू जैंथली समाप्त हो जाता है, जू जैंथली समाप्त हो जाता है, क्योंकि हर एक जीव की एक सस्टेनिंग पावर होती है। तो जू जैंथली क्या हो जाएगा, जू जैंथली मृत हो जाता है, जू जैंथली मृत हो जाएगा। और जब जू जैंथली मृत हो जाएगा तो जो प्रवाल के ऊपर जो हरा रंग है ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। प्रवाल के ऊपर शैवाल के खत्म होने से, शैवाल के खत्म होने से क्या होगा, ये पुनः अपने ओरिजिनल रंग में आ जाएगा। खत्म होने से जो प्रवाल है ये पुनः अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है, ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। ये किस में आ जाता है, अपने ओरिजिनल कलर में, है ना, ओरिजिनल कलर में आ जाता है। और ओरिजिनल कलर आप जानते हैं कैसा है, वाइट है। इस वाले प्रोसेस को हम लोग प्रवाल विरंजक या फिर प्रवाल विरंजन यानी कि कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। क्लियर हो गया है। अब देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ऐसा ही कुछ हुआ है। कहां पर, ऐसा ही कुछ हुआ है विश्व में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। कहां पर हुआ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहें या ऑस्ट्रेलिया देश कहें, तो मैं आपको यहां बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया देश में जो उत्तर पूर्वी भाग है, ये वाला यहां पर क्या हुआ है, यहां पर बहुत अधिक तापमान होने से, प्रदूषण होने से यहां पर यहाँ पर प्रवालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला का निर्माण हुआ है, जिससे कि वो सबसे बड़ी भित्ति कहलाती है। उसका नाम हो जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ग्रेट बैरियर रीफ। क्या बताएंगे, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है। कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। तो पहले नाम लिख लीजिए, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, ये है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। क्या भारत में भी कोरल रीफ है, क्या भारत में भी प्रवाल भित्तियां हैं, यस, भारत में भी प्रवाल भित्तियां हैं, भारत में भी प्रवाल भित्तियां हैं। तो कहाँ हैं भारत में प्रवाल भित्तियां, अच्छा इसका हिंदी वाला नाम भी याद रखिएगा, इसको हिंदी में हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ को क्या बोलते हैं, महान प्रवाल भित्ति। याद रखिएगा, कभी कभी आपसे हिंदी वाला टर्म भी ऐसे पूछ लेगा, महान प्रवाल भित्ति की लोकेशन कहाँ पर है। तो अब आपको ऑस्ट्रेलिया ही नहीं ध्यान रखना है, अब आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में भी है उत्तर पूर्वी तट पर। कहाँ पर है ये, उत्तर पूर्वी तट पर है। याद रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में भी है उत्तर पूर्वी तट पर है। भारत में प्रवाल भित्तियां कहां कहां पर हैं, तो भारत में प्रवाल भित्तियों वाला जो क्षेत्र है वो 4 जगह पर है। भारत में प्रवाल भित्तियों वाला जो क्षेत्र है वो कितनी जगह पर है, 4 जगह पर है। भारत में प्रवाल भित्तियां, भारत में प्रवाल भित्तियां कितनी जगह पर हैं, 4 जगह पर हैं। कितनी जगह पर हैं, 4 जगह पर हैं। ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप को तो आप कहते हैं प्रवाल द्वीप, या आप प्रवाल को, अच्छा एक हिंदी में नाम बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, इसको भी देख लीजिएगा, प्रवाल को हम लोग मूंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूंगा भी कहते हैं, मूंगा, प्रवाल को हम लोग क्या कहते हैं, मूंगा। तो लक्षद्वीप को आप क्या कहते हैं, मूंगे का द्वीप। क्या बोलते हैं, मूंगे का द्वीप बोलते हैं, या फिर आप इसको बोलते हैं कोरल आइलैंड। क्या बोलते हैं, प्रवाल द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रवाल द्वीप बोलते हैं, या फिर आप इंग्लिश में बोलेंगे कोरल आइलैंड। क्या बोलेंगे, कोरल आइलैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोरल आइलैंड। क्लियर है ये वाली बात, ये वाली बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, लक्षद्वीप के बाद नेक्स्ट नाम आता है किसका, नेक्स्ट नाम आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी क्या है, कोरल रीफ मिलेगा आपको, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपको मन्नार की खाड़ी याद रखना है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी पर भी आपको कोरल रीफ मिलेगा। और एक है आप
कच्छ की खाड़ी। एक क्या है? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। तो कभी आपसे ऑप्शन में पूछे कि इनमें से कहां पर है प्रवाल भित्ति या कहां पर नहीं है, तो आप आसानी से इन 4 जगह को ट्रेस करके ध्यान से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द प्रवाल भित्तियां। ये आपके लिए क्या हो जाता है? प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र हो जाता है भारत में। और प्रवाल भित्तियां कैसे बनती हैं, प्रवाल क्या है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई आपको क्वेश्चन या कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।